हेलो साथियों, आप सभी की एक और नई क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि जो भूगोल है उसका जो चैप्टर 1 है साथियों, उसके हम नोट्स देख रहे थे। जो मेन मेन टॉपिक से उसके कुछ नोट्स देख रहे थे साथियों, तो वे हमने कंप्लीट कर लिए हैं ओनली फॉर 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में हमने सभी नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। तो साथियों, हमारा पार्ट नंबर 3 है, तो इसमें हम पार्ट की जो अभ्यास प्रश्न है और उनकी जो महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी देखेंगे साथ में। मानव भूगोल एवं विशेष क्षेत्र। तो शुरू करते हैं हमारी अभ्यास प्रश्न अध्याय 1 के। तो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी नोट्स और पाठ के अभ्यास प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंच जाए साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो पहला है कि समाकलनात्मक अनुशासन। दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। कहें कि द्वैतता आश्रित, क्या है? द्वैतता पर आश्रित। कहें कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रशासनिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके घ। प्रौद्योगिकी के विकास में फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रशासनिक नहीं है और ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है साथियों। क्लियर हुआ? तो दूसरा देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखो, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने घ। चंद्रमा से चट्टाने पदार्थों के नमूने। बिल्कुल सही आंसर घ हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो बिल्कुल चारों ऑप्शन देखेंगे हम। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, गह मानवीय भाईचारा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रौद्योगिकी। कौन सा? प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम इनकी स्रोत नहीं है। तो कहें क्षेत्रीय विभिन्नता। दूसरा है मात्रात्मक क्रांति। तीसरा स्थानिक संगठन और चौथा है अन्वेषण और वर्णन। तो ख मात्रिक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है साथियों। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 30 शब्द में आपको देना है साथियों। तो दूसरे का पहला है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखो, मानव भूगोल इस प्रकार से है। एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। पृथ्वी स्थिर है साथियों, अस्थिर स्थिर नहीं, अस्थिर चारों ओर घूमती है साथियों। तो किसका चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। मानव भूगोल की इस परिभाषा में सैंपल ने कार्यकृत मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या की है। किसने की है ये व्याख्या की? ये परिभाषा किसने दी थी साथियों? एलन चर्चिल सैंपल ने दी थी। सभ्यता के प्रारंभ होने ही सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव क्रियाशील प्राणी रहा और उसके क्रियाकलापों पर वातावरण पर प्रभाव पड़ा है। यानी कि जब से पृथ्वी पर जीवन पनपा है तभी से मानव क्रियाशील रहा है। ओके, और उसके जो क्रियाकलाप किए हैं उसके वातावरण और पृथ्वी पर प्रभाव पड़ा है साथियों। और दूसरे का दूसरा है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताना है। तो देखो, मानव भूगोल के महत्व उपक्षेत्र है साथियों। तो देखो, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल। ओके, और बहुत कुछ है भी। तो अगला है औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, अवकाश का भूगोल और निर्वाचन भूगोल। इतने सारे हैं साथियों। इन सभी को एक बार आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा अपने दिल और दिमाग में। दूसरे का तीसरा है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखो, मानव भूगोल अंतर्गत भूपटल क्या है? मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है
अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से स्वतः अपने आप स्थायी संबंधित स्थापित हो जाता है, जो अपने अध्ययनों में से मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययनों को प्रधानता प्रदान करते हैं। ये भी क्लियर हो चुका है साथियों, समझाने की कोई बात नहीं है, हमने पूरे नोट्स देख लिए हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको 150 शब्द में उत्तर देना है। तीसरे का पहला है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो देखो, मानव का प्राकृतिकरण, मानव प्राकृतिकरण वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है एवं मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पूरी तरह से नियंत्रण था, जिसका प्रमुख कारण यह है कि आदि मानव समाज की प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न था तथा मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम के साथ क्लियर होगा। इसमें अगली व्याख्या है कि प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता है, नौकर के जैसे कार्य करता है एवं प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल पूजनीय एवं सत्कार योग्य मानता है साथियों। साथ ही अपने सतत पोषण के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। जो मानव है साथियों, वो वातावरण पर पूरी तरह से निर्भर है। ओके, इस प्रकार आदि मानव ने अपने आप को प्राकृतिक के आदेशों के अनुरूप डाला है। इसी प्रकार को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपको लिखनी है। अगला ये जर्मन भूगोलवेताओं ने आदिम मानव समाज तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य इस प्रकार के अंतर संबंधों को पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। सैंपल ने इस विचारधारा के संदर्भ में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह है कि यह नहीं कि पृथ्वी का बच्चा मात्र है, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है। इसने मानव का भरण पोषण करने के साथ उन्हें मातृत्व प्रदान किया है, मानव के कार्यों को निर्देशित कर समस्याओं को उत्पन्न कर शारीरिक बल एवं बुद्धि को बढ़ाया है तथा पृथ्वी का प्रत्येक कण मानव की हड्डियां, उत्तकों, मस्तिष्क एवं आत्मा को समाया हुआ है। इतनी बड़ी व्याख्या आपको लिखनी है साथी, जब भी आपको 3 नंबर इसमें मिलेंगे साथी। अगला तीसरे का दूसरा है कि मानव भूगोल की विशेषता पर आपको एक टिप्पणी भी लिखनी है। मानव भूगोल एक विशेष सत्य है। तो मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीवी को पार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। अतः पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानवीय क्रिया को द्वारा निर्मित, उन सभी को मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है साथी। ओके, पृथ्वी तल पर मिलने वाली मानवीय दशाओं को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल से संबंधित सामाजिक विज्ञान एवं सहयोगी विषयों का अध्ययन भी करना पड़ता है। मानव भूगोल के विशेषत्व उपक्षेत्र तथा सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों से मानव भूगोल के संबंध को विवेक तालिका में प्रस्तुत किया गया है। देखो, यह तालिका निम्न प्रकार से, और देखो साथियों, जो तालिका दी गई है यह इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ साथियों। ये तालिका है तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ना पढ़े तो कोई बात नहीं है। तो देखो साथियों, मैंने आपको पूरी आपके अभ्यास प्रश्न बुकें बता दिया साथियों। क्लियर हुआ? बस इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आए, क्योंकि वो मुझे शायद जो प्रिंट थे उसमें प्रिंट में आए नहीं, लेकिन मैंने तो उसको टाइप भी किया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी दिन में आपको बता दूंगा साथियों। तो कोई बात नहीं, हमारे पूरे अभ्यास प्रश्न हो चुके हैं, नोट्स हो चुके हैं, आपको सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन करें टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन और अपने पीडीएफ प्राप्त करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।